नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सैनी। आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पर स्वागत है। मैं इस चैनल पर बात करूंगा मेनली जो एमएलटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है एंटीकोआगुलेंट। व्हेन ब्लड इज collected, it clots after some time. The anticoagulants are the chemical agents which prevent the clotting of a blood when mixed with blood in a proper proportion. जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो वो क्लोट हो जाता है कुछ देर के बाद। और एंटीकोएगुलेंट एक ऐसे केमिकल एजेंट्स है जो कि ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकते हैं जब हम एंटीकोएगुलेंट इनमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। अब हम एंटीकोएगुलेंट यूज़ जो करते हैं वो क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यूज़ फॉर द स्टडी ऑफ ए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। जो हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोजिशन होती है, उनकी स्टडी करने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हिमेटोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ए कोएगुलेशन। जो कोएगुलेशन की स्टडी है, जैसे कि पीटीआई पीटीटी के टेस्ट होते हैं, उनके लिए भी हम एंटीकोएगुलेंट का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ए ब्लड इन ब्लड बैंक्स। जो हम ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके अंदर भी हम एक एंटीकोएगुलेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी सोल्यूबल इन ब्लड। सबसे पहली बात तो ये ब्लड में सोल्यूबल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी द चेंज द आरबीसी साइज ऑफ आरबीसी। एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से आरबीसी का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ब्रिंग हिमोलिसिस ऑफ ब्लड सेल। एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से ब्लड की जो सेल्स हैं उनमें हिमोलिसिस नहीं होना चाहिए। इट मस्ट मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ल्यूकोसाइट। एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से ल्यूकोसाइट का डैमेज या डिस्ट्रक्शन बहुत ही कम होना चाहिए। इट मस्ट बी कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से ब्लड फ्लूइड कंडीशन में ही रहना चाहिए, जैसा कि हमारा बॉडी के अंदर होता है। अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो एंटीकोएगुलेंट्स के हैं। सबसे पहला हमारे पास है EDTA, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा है हिपेरिन। तीसरा है ट्राइसोडियम सिट्रेट। चौथा है डबल ऑक्जेलेट और पांचवा है सोडियम फ्लोराइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके लिए कुछ एक वैक्यूटेनर्स हैं जिनके कलर कोडिंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास लेवेंडर कलर का वैक्यूटेनर जो कि लेवेंडर कलर का, जिसको हम पर्पल कलर भी कहते हैं, उसके अंदर हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है EDTA, जिसके लिए जो कि हम यूज़ करते हैं हिमेटोलॉजिकल टेस्ट्स के लिए। उसके बाद आता है ब्लू वैक्यूटेनर के अंदर हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है सोडियम सिट्रेट, जो कि हम कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रेड या येलो। जो येलो कलर का हमारे पास एंटीकोएगुलेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, लेकिन एक जेल ज़रूर होती है जो कि हमारे सीरम को सेपरेट कर देती है। रेड के अंदर भी हमारा कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, तो हम इनके लिए इनका जो ये वैक्यूटेनर होते हैं, इनका यूज़ हम सीरम की टेस्टिंग के लिए करते हैं। उसके बाद आता है ग्रे कलर की जो वैक्यूटेनर होती है, उसके अंदर हमारे पास होता है सोडियम फ्लोराइड, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर का जो वैक्यूटेनर होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है हिपेरिन। इसका यूज़ हम ब्लड गैस एनालिसिस या फिर ब्लड कल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैक कलर का जो वैक्यूटेनर होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है सिट्रेट, जो कि हम ESR के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हम पहले जो हमारा एंटीकोएगुलेंट का एग्जांपल था, जो कि EDTA था। EDTA मतलब इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसको हम आल्सो नोन एज सिक्वेस्ट्रिन या वर्सिन, इसको हम सिक्वेस्ट्रिन या वर्सिन भी कहते हैं। रिकमेंडेड फॉर रूटीन हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे रूटीन हिमेटोलॉजिकल के टेस्ट्स होते हैं, उसके लिए हम EDTA वैक्यूटेनर का यूज़ करते हैं, या फिर पर्पल या लेवेंडर कलर का वैक्यूटेनर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास EDTA प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है नोट फॉर द कोएगुलेशन स्टडीज़। हम इसको कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है ब्लू कलर का वैक्यूटेनर, जिसके अंदर हमारे पास होती है सोडियम सिट्रेट। उसके बाद आता है 2 टाइप्स ऑफ EDTA सॉल्ट्स आर प्रेजेंट।
अब दो तरह के EDTA सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है डाई सोडियम EDTA और दूसरा होता है डाई पोटेशियम EDTA। जो डाई पोटेशियम EDTA है, बीइंग मोर सोल्यूबल देन डाई सोडियम EDTA सॉल्ट, देयरफॉर डाई पोटेशियम EDTA सॉल्ट इज़ प्रेफर्ड फॉर सेल काउंटर्स। जो हमारे पास डाई पोटेशियम EDTA होता है ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर्ड टू डाई सोडियम EDTA सॉल्ट के। इसी वजह से हम डाई पोटेशियम EDTA सॉल्ट यूज़ करते हैं सेल काउंटर्स के लिए, उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ए डाई पोटेशियम EDTA सॉल्ट। हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम डाई पोटेशियम EDTA का 20 ग्राम 200 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, जिससे हमारे पास डाई पोटेशियम EDTA सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ EDTA। EDTA काम कैसे करता है? EDTA सॉल्ट रिमूव फ्री कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड बाय चिलेशन, दस प्रिवेंटिंग द कोएगुलेशन ऑफ ए ब्लड। हम जानते हैं जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ ए ब्लड के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम आयंस जितने भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्री कैल्शियम आयंस, उनको EDTA बाइंड कर लेता है चिलेशन के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी कोएगुलेशन ऑफ ए ब्लड को रोक दिया जाता है और कोएगुलेशन ऑफ ए ब्लड नहीं होता। अब जो EDTA होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, EDTA होता है जो वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 1.5 ग्राम पर 1 ml ऑफ ए ब्लड को यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में EDTA को यूज़ किया जाए तो फ्रेगमेंटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ए प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट की फ्रेगमेंटेशन और स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हाई प्लेटलेट काउंट आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम ब्लड को EDTA में ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? RBC के अंदर क्रीनेशन आएगी, नोचिंग फॉर्म, या फिर स्पेरोसाइटिक चेंज आएंगे। स्पेरोसाइटिक मतलब स्पीयर शेप के, और क्रीनेशन मतलब नोच सी बन जाएंगी, उसमें बहुत सारी पिन पॉइंटेड RBC की सरफेस पे। उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होती है सेपरेशन ऑफ ए न्यूक्लियर लोब्स एंड लॉस ऑफ ए ग्रैन्यूल्स। हम जानते हैं न्यूट्रोफिल क्या होती है, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं, जो कि जिसके अंदर 3 to 5 लोब्स होती हैं, न्यूक्लियर लोब्स होती हैं, वे सभी लोब्स सेपरेट हो जाएंगी और लॉस ऑफ ए ग्रैन्यूल्स भी हो सकता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट के अंदर हम देखेंगे कि प्लेटलेट के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद आता है PCV में क्या होएगा? RBC की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से PCV इंक्रीज हो जाता है। TLC एंड DLC, इसके अंदर क्या होएगा? डिक्रीज्ड वैल्यूज़ क्या होंगी TLC और DLC की? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की वैल्यूज़ क्या होंगी? वो डिक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ EDTA। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हेमाटोक्रिट या PCV के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सेल काउंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लड स्मीयर्स को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या? हेपेरिन के लिए जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं वो ग्रीन कलर की वैक्यूटेनर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हेपेरिन प्रेजेंट होता है। ये प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन ऑफ ए ब्लड बाय एनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन हमारा फैक्टर, कोएगुलेटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 3 होता है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? ये रोक देता है, एंटी थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन के अगेंस्ट। उसके बाद आता है क्या? इसको जो हम यूज़ करते हैं वो 15 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर 1 ml ऑफ ए ब्लड में यूज़ करते हैं। अब यूजेस क्या हैं इसके? ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, जो कि हम डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं, किसको? स्फेरोसाइटोसिस को डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए हम इसको हेपेरिन वैक्यूटेनर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर इम्यूनोटाइपिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर रेड सेल एंजाइम स्टडीज़ के लिए, रेड सेल एंजाइम स्टडीज़ के हैं, जैसे कि एग्जांपल है G6PD एंड PK डेफिशिएंसी। G6PD की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड PK डेफिशिएंसी पायरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी एंजाइम की स्टडी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
और इसका हम यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, सेल काउंटर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट की इसके अंदर क्या हो जाती है, इसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाती है। इसका यूज़ हम ब्लड स्मीयर्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं डबल ऑक्जेलेट एंटीकोएगुलेंट की। इसको हम विंट्रॉप्स मिक्सचर भी कहते हैं। इट कंटेन्स अमोनियम ऑक्जेलेट एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट इन 3:2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो अमोनियम ऑक्जेलेट है वो 3 पार्ट्स में और पोटेशियम ऑक्जेलेट है वो 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है इस सॉल्यूशन में। अब अमोनियम ऑक्जेलेट क्या करता है, स्वेलिंग ऑफ ए सेल्स। अमोनियम ऑक्जेलेट क्या करता है, स्वेलिंग ऑफ ए सेल। और पोटेशियम ऑक्जेलेट क्या करता है, श्रिंकेज ऑफ ए सेल्स करता है, श्रिंकेज ऑफ ए सेल्स करता है। तो जिसकी वजह से जो सेल्स की स्वेलिंग एंड श्रिंकेज है इनका बैलेंस बन जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनका भी काम EDTA की तरह चिलेशन ऑफ ए कैल्शियम आयंस है। ये भी फ्री कैल्शियम आयंस को बाइंड कर लेते हैं। उसके बाद आता है यूजेज। इनका यूज़ हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं। ESR मेनली जो हम करते हैं, ESR करते हैं इससे, वो भी बाय विंट्रॉप्स मेथड से। नोट, अब इसके लिए नोट क्या है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। जो डबल ऑक्जेलेट हमारे पास एंटीकोगुलेंट है, इससे हम ब्लड स्मीयर्स नहीं बना सकते। उसके बाद है ट्राइसोडियम सिट्रेट, यूज्ड इन 1 part of trisodium citrate solution mixed with 9 part of a blood for coagulation studies। अब जो हमारे पास ट्राइसोडियम सिट्रेट है, ये ब्लू वैक्यूटेनर में हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो 1 part हम सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन का लेते हैं, वो हम मिक्स करते हैं 9 part of a ब्लड, ताकि हम कोएगुलेशन की स्टडीज़ कर सकें। और अगर हम ESR बाय वेस्टरग्रेन्स मेथड से करना चाहते हैं तो हम 1 part ऑफ ए सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और 4 part ऑफ ए ब्लड लेते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, इसको हम रिकमेंडेड फॉर कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ESR बाय वेस्टरग्रेन्स मेथड, अगर हम ESR वेस्टरग्रेन्स मेथड से करना चाहते हैं तो हम ट्राइसोडियम सिट्रेट लेते हैं। और अगर हम ESR विंट्रॉप्स मेथड से कर रहे हैं तो डबल ऑक्जेलेट लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो कि हमारा ग्रे कलर के वैक्यूटेनर में प्रेजेंट होता है। सोडियम फ्लोराइड एंड ऑक्जेलेट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड एंड ऑक्जेलेट। फ्लोराइड प्रिवेंट्स एंजाइम इन द ब्लड फ्रॉम वर्किंग बाय प्रिवेंटिंग द ग्लाइकोलिसिस so as substrate such as glucose will not be gradually used up during storage. Oxalate is an anticoagulant। अब जो इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड क्या करता है, जो हमारी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है उसकी ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। और इसके अंदर जो ऑक्जेलेट होता है वो एक तरह से एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसकी स्टडीज़ करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड वैक्यूटेनर का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।